अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिबेट एट 8। मैं हूं ईसा नकवी। तमाम देखने वालों को और वो तमाम समातें जिन तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है, तमाम लोगों को ईद मिलादुन नबी बहुत बहुत मुबारक। आज उस शख्सियत की आमद का दिन है जिसने इस दुनिया के बसने वाले करोड़ों लोगों को, अरबों लोगों को एक ऐसा ज़ाब्ता हयात दिया जो कि अकमल है, मुकम्मल है और जिस पर अमल दरामद राह निजात है। पाकिस्तान वो मुल्क जो इस्लाम के नाम पर बना 76 साल से, हम इसमें एक ऐसे ज़ाब्ते की तलाश में हैं कि जिससे इस मुल्क को सक्सेसफुली चलाया जा सके। हमने इस मुल्क को बहुत देर से एक आइन दिया, फिर उस आइन को तोड़ा गया, कुचला गया, मसला गया, पामाल किया गया, उसमें तब्दीलियां की गई, उसको रिजरेक्ट किया गया, वापस उसकी असल शक्ल में बहाल किया गया और आज फिर हुकूमत वक्त 26वीं आईनी तरमीम के जरिए पाकिस्तान में एक ऐसा ज़ाब्ता लाना चाहती है कि जिससे इस मुल्क को चलाया जा सके। लेकिन सवाल यह है कि अगर इस मुल्क में एक ज़ाब्ता बनाना है, इस मुल्क की आइन में वो तब्दीलियां करना ऐन ज़रूरी है कि जिससे इस मुल्क में अमन व सलामती कायम हो सके, मुल्क में खुशहाली और तरक्की आ सके, तो फिर इतनी पर्दादारी क्यों है, इतनी राजदारी क्यों है, इसको क्यों खुफिया तरीके से किया जा रहा है, इसमें वोटों की पकड़ धकड़ क्यों की जा रही है, अपोजिशन के लोगों को अपने साथ ड्रैग क्यों किया जा रहा है। एक ऐसा वक्त जब हुकूमत वक्त के पास 2/3 अक्सरियत मौजूद नहीं कि जिससे आइन बनाया जा सकता है, तो फिर नंबर पूरा करने के लिए अपोजिशन के साथ गुफ्तो शुनीद की बजाय ये क्यों बातें चल रही हैं कि कुछ आज़ाद मेंबरान को गायब कर दिया गया है और उनसे तरामीम के हक में वोट लिया जाएगा। ये ड्यूबियस मैनर है, ये सिलेक्टिव मैनर है, ये सुपरस्टिशियस मैनर है जिसने इस तमाम अमल को दागदार किया है। आइन बनाना, कानून बनाना मुकन्नना की जिम्मेदारी है। पाकिस्तान के लेजिस्लेटर्स, पाकिस्तान की असम्बलीज ये सॉवरेन राइट रखती हैं कि वो कानून बनाएं, वो आइन बनाएं और फिर एक ट्राइकोटोमी ऑफ पावर का प्रिंसिपल है जिसके ऊपर अमल दरामद के जरिए तमाम इदारे अपनी अपनी हुदूद में रहकर काम करें तो इस मुल्क को बेहतरीन अंदाज में चलाया जा सकता है। लेकिन हुकूमत वक्त जो कुछ कर रही है उसके ऊपर बड़े बड़े सवालिया निशान पैदा हो गए हैं। इन तमाम मामलात पर गुफ्तगू के आगाज से पहले हैरान कुन तौर पर मियां जावेद लतीफ, जो कि इस वक्त पार्लियामेंट में मौजूद नहीं है लेकिन समझा यह जाता है कि वो तर्जुमान है, गैर सरकारी गैर एलानिया तर्जुमान है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के, उन्होंने एक हैरान कुन बात की कि जो 3-4 दिन 5 दिन पकड़ धकड़ सियासी मारामारी चलती रही और फिर हुकूमत को पहले मरहले में बदतरीन शिकस्त हुई इन तरामीम को मंजूर करवाने में, इसमें भी फैज का फैज शामिल था। क्या कहा जावेद लतीफ ने, सुनिए। और जो कुछ 3-4 दिनों में आपने शो देखा उसको भी किसी तौर पर अच्छा नहीं कहा जा सकता। मैं दयानतदारी से ये आपको कह रहा हूँ कि फैज हमीद का फैज आम चला है, वो 8 फरवरी को भी चला था। उसका नेटवर्क इतना मजबूत है कि अदारों के अंदर आज भी उसके मुअस्सर लोग मौजूद हैं। 8 फरवरी को भी जो नताइज बनाए गए थे सिस्टम के अंदर लोगों ने ही बनाए और थोप दिया किसी और पे, जिसकी वजह से आज आपको ये बिल पास करवाने में जो दुश्वारी पेश आई। हुकूमत वक्त से पूछें कि महंगाई क्यों है, वो कहते हैं इमरान खान था। हुकूमत वक्त से पूछें फला मसला क्यों है, वो कहते हैं कि वो जो 42 माह गुजरे थे सिर्फ उसी की वजह से मसला है। और आज हुकूमत हैरान कुन तौर पर सब कुछ फैज हमीद पर डालते हुए नजर आ रही है। क्या वाकई इस वक्त मिलिट्री कस्टडी में मौजूद एक शख्स इस कदर बाअसर है, इस कदर बाइख्तियार है कि उसने ये मुमकिन बनाया कि हुकूमत जिसके पास अपेरेंटली पकड़ धकड़ करके नंबर पूरे थे वो अपनी आईनी तरामीम पास नहीं करवा सके। इन तमाम मामलात पर गुफ्तगू के लिए मुझे स्टूडियोज में ज्वाइन कर रहे हैं तहरीक इंसाफ की लीगल कोर टीम का हिस्सा नईम पंजोता साहब, साथ ही मुझे ज्वाइन कर रही हैं आमना हसन शेख साहिबा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से ताल्लुक है, मेंबर पंजाब असम्बली, लेकिन साथ ही मुस्लिम लीग नवाज की लीगल टीम का हिस्सा भी हैं। तैमूर तालपुर साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक है। आप सब साहिबान को बहुत बहुत खुशामदीद, आप सबको ईद मुबारक। आमना हसन शेख साहिबा, आपसे शुरू करेंगे। आप हमें सिर्फ सबसे पहले ये बताएं कि ये जो प्रोसेस है इसमें जो जमहूरी तकाजा है कि शफाफियत हो, इसमें राजदारी न बरती जाए, इस तरीके से खुफिया न रखा जाए। जब आप इस मुल्क के लिए आइन बना रहे हैं तो फिर इसमें शर्मिंदगी की क्या बात है, इसमें छुपाने की क्या बात है? इसमें पाकिस्तान के अवाम का ये हक है कि वो ये जाने कि हमारे हुक्मरान इस वक्त किस किस्म की तब्दीली लाना चाहते हैं। मिलादुन नबी मुबारक।
और मैं इस बात से शुरू करना चाहूंगी कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आई 100% एग्री विद यू कि अवाम को ना कि सिर्फ आईनी तरमीम बल्कि जितनी भी लेजिस्लेशन मुल्क में होती है उसकी इल्म भी होना चाहिए, उसके ऊपर नॉलेज और एजुकेशन भी दी जानी चाहिए, स्कूल्स में भी हर जगह पे। और लोगों को पता होना चाहिए कि जो उनके मुंतखब नुमाइंदे हैं, जिनको उन्होंने वोट दिए, जिनको उन्होंने असेंबली तक पहुंचाया, वो वहां पे उनके लिए, उनके फ्यूचर के लिए, मुल्क के फ्यूचर के लिए क्या कर रहे हैं। लेकिन देखिए, कोई भी चीज कभी भी एब्सोल्यूट नहीं होती। हमारे पास बहुत दफा कई ऐसे सर्कमस्टांसेस होते हैं जो ज्यादा आपके ऊपर ओवर पावरिंग होते हैं और उनको हमें नजर में रखना पड़ता है मुल्क के बेहतर मुफाद में। तो सिचुएशन ये है कि इस वक्त जिस तरह की पोलराइज्ड सोसाइटी बन चुकी है थैंक्स टू इमरान खान, जिस तरह की पॉलिटिकल पोलराइजेशन हम देखते हैं, बच्चा बच्चा जिस तरह से बिहेव कर रहा है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, बट मीडिया जिस तरह से बिहेव कर रहा है, हर चीज का सबसे पहले मीडिया ट्रायल होता है। सो इस तरह के हालात में किसी चीज को पब्लिक करके, किसी चीज के ऊपर डिबेट पहले से शुरू हो जाए, मीडिया ट्रायल पहले से शुरू हो जाए, सोशल मीडिया ट्रोलिंग पहले से शुरू हो जाए, तो उसका प्रेशर इतना ज्यादा होगा कि मेरा ये ख्याल है, अभी कल परसों मैंने किसी शो में देखा, ये इनके पीपल्स पार्टी के पीटीआई के रिप्रेजेंटेटिव थे, वो खुद कह रहे थे कि जी सोशल मीडिया का प्रेशर इतना ज्यादा है कि कभी कभार हम खुद उस प्रेशर में आ जाते हैं। सो इशू ये है कि हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते जहां पे नंबर गेम इतनी टेक्निकल है। और नंबर गेम क्यों है, मैं उस पर भी रोशनी डाल देती हूँ। नंबर गेम इसलिए नहीं है कि हम कोई अपनी जात के लिए इनसे वोट मांग रहे हैं और हमने कोई वोट खरीदना बेचना है। नंबर गेम टेक्निकल इसलिए है कि अनफॉर्चुनेटली पीटीआई ने इस मुल्क में ये निजाम बना दिया हुआ है, ये एक नॉर्मल रूटीन बन चुकी हुई है कि हमने वोट देना है या ना देना है अपनी जाती प्रेफरेंस के ऊपर, क्योंकि ऑपोजिशन का बिल है, क्योंकि ऑपोजिशन की अमेंडमेंट है। ऑपोजिशन से मुराद है कि आपकी जमात के लोगों ने, आपकी जमात के लोगों ने किस बुनियाद पर वोट देना है, क्या वो खबर रखते हैं, उनको इल्म है? आर्टिकल 8 में आप मुझे बता दें। जी वो बिल्कुल, जी आप मुझे बताइए आर्टिकल 8 में क्या तब्दीली, आर्टिकल आइन के आर्टिकल 8 में। मेरे पास वो व्हाट्सएप में पड़ा, मैंने एग्जैक्टली पढ़ा। आप कहते हैं तो मैं आपको अभी खोल के भेज भी देती हूँ। मैंने पूरा डिटेल में नहीं पढ़ा, मैंने अभी आपकी टीम को भी बताया है, लेकिन वो उसका जो मुसव्वदा है वो मेरे पास फोन में पड़ा हुआ है। देखिए, ना बताने की रीजन क्या थी, ना बताने की तमाम पार्टी वालों को इल्म था, जिन्होंने वोट देना है सबको इल्म था। ना बताने की वजह यही है कि अगर आप उसको पब्लिक करेंगे तो इस तरह की सोशल मीडिया ट्रोलिंग पीटीआई वाले करेंगे कि जो पीटीआई के लोग उससे इत्तेफाक राय रखते भी हैं, जो वोट देना भी चाहेंगे, वो भी वोट नहीं दे पाएंगे अपने सोशल मीडिया प्रेशर के अंदर। तो इस वक्त हमने मुल्क का बेहतरीन मफाद नजर में रखना है। हम भी अच्छा, ये थोड़ा सा देखें, मैं I'll rephrase my question then I'll go to तालपुर साहब। ये जो आप बात कर रही हैं मीडिया के साथ शिकवा या सोशल मीडिया के साथ शिकवा, जो तरीक़ाकार है, यानी कि जो महज़ब मुआशरों में होता है, जो जमहूरियतों में होता है, एंड आई एम श्योर कि आपकी पार्टी जो है वो अब शायद थोड़ा सा डिफरेंटली बिहेव कर रही है, लेकिन आप लोग भी इस बात पर यकीन रखने वाले हैं कहीं ना कहीं कि इसके लिए एक प्रोसेस अडॉप्ट किया जाता है। जो रिटायर्ड जज साहिबान हैं, जो वकला हैं, जिनके शोबे में जो पाकिस्तान का जस्टिस सिस्टम है उसमें इतनी बड़ी बुनियादी चेंजेस करने आप जा रहे हैं और वो मुशावरत का अमल एग्जिस्ट नहीं करता। अप्रैल के मिड से ये बात मालूम है सबको, जबान ज़द आम है कि एक जुडिशल पैकेज आ रहा है और उसके लिए कहीं कोई प्रोसेस अडॉप्ट होता हुआ नजर नहीं आता। हम बदकिस्मती से एक ऐसे मुल्क में रहते हैं जहां कच्चे के डाकू अपना यूट्यूब चैनल बनाकर और सोशल मीडिया के जरिए अपने बारे में, अगर उन्हें लगता है कि कोई बात गलत चल रही है, खबर गलत चल रही है, वो कहते हैं कि हम अपनी वजाहत देंगे सोशल मीडिया से। और हमारी हुकूमत वक्त जिसके पास वुज़रा की फौज जफर मौज मौजूद है, एक बड़ी मशीनरी मौजूद है, वो आकर क्लैरिफिकेशन देने के लिए तैयार नहीं है, वो आके वजाहत करने के लिए तैयार नहीं, और फिर इल्जाम आप लगा रहे हैं कि सोशल मीडिया और मीडिया इसके ऊपर कुछ कर रहा है। अगर आप ट्रांसपेरेंसी ले आएंगे तो इसके ऊपर शकूक ही मौजूद नहीं होंगे। Does that not make sense? No, that I'll tell you, in the current scenario, unfortunately, it does not make sense, क्योंकि इशू ये है कि जो कल्चर, जैसे मैंने पीटीआई की बात की, जो कल्चर इन्होंने बना दिया हुआ है उसमें कोई इंटरेस्टेड नहीं है कि फैक्ट्स क्या है।
या उस जुडिशियल पैकेज की एक्चुअल एसेंस क्या है। ये लोग सिर्फ इस चीज में इंटरेस्टेड है कि जी क्योंकि पीएमएलएन देकर आई है तो उसको गाली दो, क्योंकि पीएमएलएन देकर आई है तो पीटीआई के हर वोट देने वाले को। चले मैं आपके पास वापस आता हूं। मैं आपसे रीजनिंग, मैं आपसे मुख्तलिफ जो आर्टिकल्स इसमें कोट हो रहे हैं, जिस किस्म की तब्दीलियां, जाहिर है कि जब आइन और कानून बनाया जाता है उसके पीछे एक लॉजिक, एक थॉट प्रोसेस होना चाहिए। मैं आपसे पूछ लूंगा कि कौन सी रीजनिंग अप्लाई हुई है, कौन सा जुडिशियल माइंड अप्लाई हुआ है कि ये तरीकाकार दुरुस्त है, इस तरह तब्दील कर दिया जाए। तैमूर तालपुर साहब, वेलकम टू द शो। ईद मुबारक आपको बहुत बहुत। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि बिलावल भुट्टो जरदारी, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के बेटे, वो जो जमहूरियत का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड है, आइन एक सरजमीन बेआइन को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने दिया, पहला मुतफिका आइन दिया जो आज भी असास है, बुनियाद है जिससे इस रियासत को चलाया जा रहा है। क्या बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपनी तमाम जमात के जो लोग हैं उनको ये बताया है कि वो किस आईनी पैकेज, किन तरामीम के हक में वोट देने जा रहे हैं, जिनके लिए बिलावल मौलाना फजलुर रहमान और दीगर को भी कायल कर रहे हैं कि आप हुकूमत के इस बिल की हिमायत करें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया नबी साहब, आपको भी ईद मुबारक। मैं समझता हूं कि जो जमहूरियत का तकाजा बुलंद किया था शहीद जुल्फकार अली भुट्टो ने, और फिर उसको कंधा दिया था शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा ने, आज उसी वेवलेंथ पे, उसी जुर्रत के साथ चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब उसको आगे लेके चल रहे हैं, और हम वी आर ऑल प्राउड ऑफ चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब। जहां तक आपने बात की इस कानून की, जो कि इंशाल्लाह ताला जो अमेंडमेंट्स आनी है, जो लेजिस्लेशन आनी है, तो उसके हिसाब से मैं समझता हूं जो हमारी सीनियर लीडरशिप है, जो हमारी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी है, उनका उस पर सोच विचार हो चुका है, और जब हर किसी ने उसको ओके किया उसके बाद वो आगे गया। जहां तक बात है हमारे बाकी पार्टी लीडरान की, एमएनएस की, तो हमने ड्राफ्ट तो शायद हर किसी ने नहीं देखा होगा, पर हमें पता है कि किन बुनियाद पर बात हो रही है और क्या चेंजेस ला रहे हैं। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में कभी भी डिक्टेटरशिप ना रही है और इंशाल्लाह ताला ना रहेगी। हर चीज सलाह मशवरे के साथ होती है, यहाँ तक कि हुकूमत में जाने का फैसला भी जो है वो भी हमारी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने किया था कि हम हुकूमत में नहीं जाएंगे, हम पीएमएल नवाज को जरूर फुली सपोर्ट करेंगे और उनकी हुकूमत बनाने में उनके साथ कदम ब कदम खड़े रहेंगे। तैमूर तालपुर साहब, आई टेक योर वर्ड फॉर इट। जाहिर है कि आप ये कह रहे हैं तो मैं आई नॉट ट्राई टू क्रिएट डाउट्स ऑन दैट। मैं आपकी बात पे यकीन करने के लिए तैयार हूं, लेकिन आप मुझे ये बताइए कि फिर ऐसा क्या है कि आपकी जमात जो माजरत खां जमहूरियत के अलमबरदार है वो अग्री कर गई है इन तमाम तरामीम से, और मौलाना की पार्टी के कामरान मुर्तज़ा साहब कहते हैं कि इतनी खौफनाक तरामीम है, खासतौर पर आर्टिकल 8 और 199 में, कि उन पर वोटिंग का, उनके हक हिमायत में जाने का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। तो आप लोगों ने उन जिन पे तसव्वुर नहीं किया जा सकता एग्री कैसे कर लिया? सबसे पहली बात मैं आपको कहना चाहूंगा कि मुझे जब से ये बातें चल रही हैं और ये हमने अमेंडमेंट्स लाने का सोचा है, तब से मैंने देखा बड़े बड़े सीनियर एंकर पर्सन, बड़े बड़े सीनियर सियासतदान जिनको पता तक नहीं था कि इसमें क्या है और क्या नहीं है, उन्होंने इस तरह से इसको अपोज किया है कि वो मेरी समझ से बाहर है। और मैं समझता हूं कि जब तक आप कोई चीज़ देखते नहीं हैं, पढ़ते नहीं हैं, जब तक वो अमेंडमेंट्स आती नहीं है, वो लेजिस्लेशन नहीं होती है, तब तक इसको क्रिटिसाइज करना मेरे ख्याल से ज़रा गैर ज़रूरी चीज़ समझता हूं मैं। लिहाजा आई बिलीव कि ज़रूर कुछ ऐसी चीज़ें थी जो मौलाना साहब को, जिन पे वो एग्रीड नहीं थे, कुछ ऐसी चीज़ें थी जो मौलाना साहब जिनमें कुछ चेंजेस ला रहे थे, तो उनके साथ बैठकर वो हम चेंजेस ले आए हैं। और उन चेंजेस लाने के बाद कल चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब अपनी सीनियर क़यादत के साथ उनको मिले हैं और उनको बताया है कि जो जो चीज़ें आप एग्री नहीं कर रहे थे और जो चीज़ें चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब और नून लीग की लीडरशिप भी मान रही थी, कुछ चेंजेस लाके इस बिल को और इस लेजिस्लेशन को, इस अमेंडमेंट्स को और बेहतर कर दिया जा सकता है, तो वो भी हो गई हैं। तो अब मेरे ख्याल से उनका ये बात करना बनता नहीं है, क्योंकि अब मेरे ख्याल से हर कोई एक पेज पर है। मेंगल साहब सख्त नाराज थे, वो भी एक पेज पर आ गए हैं। मौलाना साहब की जो चीजें थी वो हमने सामने उसमें ऐड कर दी हैं। तो नाउ आई थिंक इट्स जस्ट
टाइम गेम। सही। खैर मेरे लिए ये अभी भी हैरानकुन है, अभी भी हैरानकुन है कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हुकूमत की इंटेंट तो थी ना कि वो लेकर आए, और वो ऐसी थी कि जिनको निकालना पड़ा, और आप भी एग्री कर रहे हैं कि वो निकाल देना दुरुस्त है। मैं पंजोता साहब, आप हमारा ये सरप्राइज खत्म कर दें। ये आर्टिकल 8। जी तालपुर साहब, एक चीज क्लियर करता जाऊं जो कि आज कल या परसों आपके सामने आ जाएगी कि एक जो इंप्रेशन दिया जा रहा है कि किसी को एक्सटेंशन देने का सोच रहे हैं, या किसी ऑनरेबल जज को हम नुकसान देने का सोच रहे हैं, या किसी को हम फायदा देने का सोच रहे हैं, ये सारी चीजें। अच्छा, मैं स्पेसिफिकली आर्टिकल 8 और 199 के बारे में बात कर रहा था, जिसकी तफसीलात मौजूद नहीं है। ये एक अलहदा से बहस है। पंजोता साहब, ये आर्टिकल 8 में तरमीम जो लाई जा रही हैं, जिनको खौफनाक कहा जा रहा है, जिस पे हमारी रहनुमाई जो है वो अभी तक कम से कम हमारे पैनल में से कोई नहीं कर पाया, आप हमारी रहनुमाई कर दें। आर्टिकल 8 जो मैंने पढ़ा है वो तो ये है कि यहाँ से आगे जो है वो पाकिस्तान के आइन में इंसानी हुकूक का चैप्टर शुरू होता है, और इससे मुतसादिम कोई भी कानून नहीं बनाया जा सकता। तो इस आर्टिकल में ऐसी कौन सी तब्दीली की जा रही है इंसानी हुकूक के हवाले से कि जिसको कामरान मुर्तज़ा साहब खौफनाक करार दे रहे हैं? हुकूमत ने आप लोगों को बताया? बहुत शुक्रिया आपका जी, आपने मौका दिया नकवी साहब, और आपको भी बहुत मुबारक हो। देखिए, बात यह कि जहाँ तक बात यह है, ये की जा रही है कि आइनी तरमीम जो है हम ला रहे थे और मुल्क के फ़ायदे के लिए ला रहे थे, और सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो एक ट्रोलिंग की जाती है, तो इस वजह से हम वो बता नहीं रहे थे। तो मेरा पहला क्वेश्चन यही है कि आप अपने वज़ीर कानून से पूछ कर बता दें कि उनको किसने वो एक जो मसूदा था वो किसने भेजा और कितने बजे भेजा, क्योंकि जितने इनके मेम्बरान हैं, किसी एक बंदे ने ये नहीं कहा कि हमारे पास मसवदा आया हुआ है, क्योंकि किसी को पता ही नहीं है। तो जब इस तरह से जी कॉन्फिडेंशियल क्यों था, किस वजह से? एक अवाम कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? वो एक अवाम और एक मुल्क के अंदर जो है एक राब्ता है, एक ज़ाब्ता है कि जिसके जरिए मुल्क के अंदर लोग रहेंगे, इस तरह से कानून बनेंगे, इस तरह से जो है वो शहरियों को हकूक हासिल होंगे। ये चीजें हैं रहने सहने के लिए मुल्क के अंदर, और आप उसके अंदर तब्दीली ला रहे हैं, आपको पता ही नहीं है, और आप कह रहे हैं सीक्रेट है। किस तरह से सीक्रेट है? मैं यही आमना साहिबा, आप भी कौमी असम्बली का आपने विजिट किया होगा, मैं पंजोता साहब को काट के आपसे ये बात पूछना चाह रहा हूं, जो आप कह रही हैं कि वो कॉन्फिडेंशियल था। ये कौमी असम्बली के फर्स्ट फ्लोर के ऊपर जो एक हमने म्यूजियम बनाया हुआ है, जिसमें पाकिस्तान के जमहूरी अमल की यादगारें मौजूद हैं, जहां पर हमें एफिजीज, इंसानी मुजस्मे और पुतले नजर आते हैं कि जुल्फकार अली भुट्टो बैठे हैं, हफीज पीरजादा बैठे हैं, नूरानी साहब बैठे हैं, मौलाना मुफ्ती महमूद बैठे हैं, वली खान बैठे हैं, और वो हमें वहां पर बताते हैं, जब हम विजिट करते हैं वो हमें ब्रीफ करते हैं कि ये पाकिस्तान का आइन बना रहे हैं। तो ये जो आपने बनाया है ये कहां बन रहा था और ये कॉन्फिडेंशियल क्यों था? और जब हम मुस्तकबिल में आपकी इस 26वीं आईनी तरमीम अगर ये पास हो जाती है, उसके लिए किसके पुतले लगाएंगे, कौन बैठकर बना रहा था? कोई नाम बता दें 2-4 लोगों के, और जो वोट इकट्ठे कर रहा था कोई बता दें। लीगल टीम में से कौन बंदा शामिल? मुझे ये बताइएगा कि जिस वक्त आइन बन रहा था, क्या उस वक्त इस तरह की पोलराइजेशन थी सोसाइटी में? क्या उस वक्त की ऑपोजिशन सारी ने इस आइन को सपोर्ट नहीं किया? क्या इट वाज नॉट पास्ड यूनानिमसली? तो उस वक्त की सिचुएशन को एक तो आप इस वक्त से कंपेयर नहीं कर सकते। दूसरी बात, जहां तक आपने मुजस्समों की बात की, तो मेरा ख्याल ये है कि टाइम के साथ साथ दुनिया भी इतनी इवॉल्व कर गई है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पॉलिटिकल पार्टीज भी एक्सक्लूडिंग पीटीआई इतनी इवॉल्व कर गई हैं कि इट इज नॉट अबाउट पर्सनल ग्रेटिफिकेशन एनी मोर। या हमने कोई तारीफें नहीं करानी, मकसद सिर्फ और सिर्फ इस आईनी तरमीम का ये है कि पाकिस्तान के निजाम को बेहतर किया जा सके। पाकिस्तान के निजाम में इतने नहीं, मुझे सवाल तो फिर भी नहीं, ये ड्राफ्ट किसने, ये ज़िम्नी सवाल आ गया था। पंजोता साहब आप कंप्लीट कर लें। देखें, बात यह है कि मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया गया कि वो मसवदा जो है, वजीर कानून जो है वो कह रहे हैं कि मसवदा जो है मुझे मिल गया है, और अगर बहुत अच्छे से मौजूद था, कोई उनको नहीं मौजूद था, वो खुद कह रहे हैं टीवी के ऊपर चल रहा है, वो तो जिस वक्त उन्हें रिसीव हुआ है उस वक्त उन्हें पता चला है जनाब क्या आ गया, और ऐसे ही आया जैसे जजेस को लिखे लिखाए फैसले आते हैं, और जब उनके पास आया तो फिर उन्होंने बताया। अब भी आपको नहीं पता, बाकी लोगों को नहीं पता कि क्या तब्दीलियां आई हैं, अभी भी किसी को नहीं पता कि क्या आई है, ना पीपल्स पार्टी वालों को पता है। कल मेरे साथ कादर मंदोखेल साहब बैठे हुए थे, तो वो कह रहे थे जी के हुकूमत को पता होगा कि वो क्या तरमीम लेकर आ रहे हैं, यानी कि पीपल्स पार्टी हुकूमत का हिस्सा है, हुकूमत जो है वो खुद हुकूमत का हिस्सा है, और कह रहे हैं जी कि हुकूमत को पता होगा। और हुकूमत कौन है फिर? हुकूमत जो है वो वजीर कानून हो, वजीर दिफा हो या वजीर आजम हो, तो उनको भी नहीं पता, क्योंकि उनकी भी हुकूमत नहीं, हुकूमत तो कोई और कर रहा है।
तो अपनी जुबानी इन्होंने कह दिया कि मुसवदा जो है वो हमने नहीं बनाया, किसी और तरफ से है ना। मौलाना बार बार कह रहा है कि मुझे मुसवदा दे दें, मेरे ऊपर आप मेरा वोट लेने के लिए आए, लेकिन कम से कम मेरे पास मुसवदा तो हो ना, ताकि मैं उसके ऊपर राय दे सकूं। तो इनको तो नहीं पता। सेकंड बात ये, जहां तक आर्टिकल 8 की तब्दीली है, अब अच्छा उसके अंदर अब ये कह रहे हैं कि एक फंडामेंटल राइट्स हैं पाकिस्तान के अंदर, और वो लोगों के बुनियादी हकूक से हटकर उसके मुखालिफ कोई भी कानून नहीं बन सकता, ये आर्टिकल 8 कहता है। लेकिन इसके अंदर तब्दीली क्यों कर रहे हैं? इसके अंदर तब्दीली इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो जबरी अगवा हो रहे हैं, जो छापे मारे जा रहे हैं, जो लोगों से प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई जा रही हैं, जो आज जजेस हाई कोर्ट के कहते हैं कि ले आए जी बंदा किधर है, अपडेट किधर है, हम सेक्टर कमांडर को बुलाते हैं और ले आए जी वो बंदा कहां गायब हुआ है, सीसीटीवी फुटेजेस ले आए, मैं आईजी के खिलाफ कार्रवाई करूंगा, मैं डीसी के खिलाफ कार्रवाई करूंगा। लोगों को क्यों उठाया जा रहा है, ये खुफिया कैमरे क्यों लगाए जा रहे हैं, लोगों की प्राइवेसी के ऊपर क्यों हमला हो रहा है। तो ये सारी चीज को खत्म करने के लिए ये ओवरऑल अगर आप देखें तो अदलिया के इख्तियारात के अंदर मुदाखलत है, क्योंकि जो जज ये समझ रहे थे ना कि सारे जजेस इनके मुताबिक किसी के भाई को उठा लिया जाएगा, किसी के जो है बहनोई को उठा लिया जाएगा तो जजेस कंट्रोल हो जाएंगे। तो कुछ जजेस हैं जैसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने लेटर लिखा, उसके बाद उन्होंने बता दिया कि वाकई जनाब इस तरह से इंटरफेरेंस हो रही है, लेकिन उसके ऊपर आपको पता ही कि काजी साहब ने कहा कि मेरे सामने तो कोई ऐसी शिकायत नहीं आई और सदेबाब नहीं हुई। तो उन्होंने हल ये ढूंढा कि ये किया जाए कि ये सारी तरमीम की जाए। एक तो वो जजेस जो 6 हैं या कोई भी जजेस होंगे जिनको उठाकर किसी बलूचिस्तान फेंक दिया जाएगा एक एसएचओ की तरह, एक डीपीयू की तरह, या लाहौर फेंक दिया जाएगा या सिंध फेंक दिया जाएगा, वो ट्रांसफर किए जाएंगे। और कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट देखें, सुप्रीम कोर्ट, अच्छा इस पे मैं आता हूं, मैं इसके ऊपर आता हूं। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है ऑलरेडी, और आप सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही एक आईनी अदालत बनाकर आप चाहते हैं कि नवाज शरीफ जरदारी उस अदालत का जो चीफ जस्टिस होगा वो नवाज शरीफ और जरदारी लगाए, ताकि जो उनके मंजूर नजर होगा वो आएगा, वो बैठेगा, और फिर जब फंडामेंटल राइट्स की पिटीशन जाएंगी वो सारी वहां जाएंगी और पाकिस्तान तरीके इंसाफ के ऊपर पाबंदी लगाने के लिए भी ये रास्ता खोल रहे थे कि वो रेफरेंस जो हुकूमत फॉर्म 47 की है वो भेजे और फौरन वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो ये बना रहे हैं तरमीम के जरिए वो वहां पर पाबंदी लगाए। इसके अलावा सारी दरखास्तें जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के अंदर जाएं ताकि अपनी मर्जी के मुताबिक फैसले लिए जाए। तो पूरी दुनिया नहीं देख रही। मैं आता हूं, मैं आमना साहिबा से भी जवाब लेना है। आमना साहिबा मुझे ब्रेक पे जाना है, लेकिन तालपुर साहब आपके लिए मैं सवाल छोड़कर जा रहा हूं, वापस आएंगे तो बात करेंगे कि इस तमाम मामले में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी अब एक्टिवली मीटिंग्स करते हुए नजर आ रहे हैं। तो कितना कॉन्फिडेंट है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कि ये आइन का तरमीमी मुसव्वदा और कितनी जल्द पास हो सकता है पार्लियामेंट से? बात करते हैं आफ्टर द ब्रेक।